हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को कक्षा 12th का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जो कि हमारा समाजशास्त्र का है और ये 2026 के लिए है। सेट नंबर जो हमारा है 1 है, कोड 340 DL है, ठीक है। और पूर्णांक जो है हमारा वो 100 अंक का है और समय 3 घंटे 15 मिनट। और सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। तो प्रैक्टिस सेट हल करने से पहले आप लोग एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन कवर होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह करना है, किस तरह हल करना है। इस वीडियो में आप लोग यही सब सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट है, ठीक है। प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है और सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। सही उत्तर चुन के अपने उस उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा। तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो बी ऑप्शन रहेगा, स्वामी दयानंद जी ने कहा था। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। आप लोग इसके उत्तर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, टी आर माल्स से संबंध है। तो टी आर माल्स किससे संबंध है, तो ये हमारे हैं जनसंख्या से। ऑप्शन बी राइट रहेगा, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे इसका उत्तर है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है हमारा 3 नंबर, चिपको आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था। तो आप लोग बताइए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। तो चिपको आंदोलन आप लोग जानते ही हैं, वृक्षों से संबंधित था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चिपको, तो वृक्ष से चिपक कर ही उन्होंने इस आंदोलन को जारी किया था। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा, पेड़ों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन बी का उत्तर देख लीजिए, इतना बड़ा है, इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति का उदाहरण है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन जनजाति का उदाहरण है, आप लोग बताएंगे। तो इसमें से जो आंसर वो हमारा राइट है, ए ऑप्शन रहेगा, मुंडा, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा, ए नंबर। मुंडा भारत की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है, इसलिए यह जनजाति का उदाहरण है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1961 संबंध है। तो वर्ष 1961 किससे संबंध है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ये दहेज प्रथा से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट रहेगा, ये दहेज प्रथा से संबंधित है। तो यहाँ आप लोग आंसर देखेंगे सी। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बना, जिसका उद्देश्य दहेज प्रथा पर रोक लगाना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र से संबंध नहीं है। तो कौन सा इसमें से जो है वो संबंध नहीं है, तो आप लोग बताइएगा, देख लीजिए चारों ऑप्शन। तो इसमें से जो ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, सरकार का आध्यात्मिक स्वरूप, ठीक है। ये क्या है, ये संबंधित नहीं है, बाकी सब क्या है, संबंधित है। भारत का संविधान, राजनैतिक दल, चुनाव आयोग, ठीक है, ये सब संबंधित है। आप लोग इसको आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पे उत्तर दिया गया है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, आध्यात्मिक शासन नहीं है, इसलिए यह भारतीय लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकीकरण के पीछे मुख्य कारण है। तो औद्योगिकीकरण के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो तकनीकी में विकास, ठीक है। ऑप्शन बी राइट रहेगा, तकनीकी में विकास। यहाँ पे देखिए, नई तकनीकों और मशीनों के विकास से उत्पादन बढ़ा, जिससे औद्योगिकीकरण की गति मिली।
अब 8 नंबर देखिए, प्रभावी जातियां संबंध है, तो किससे संबंध है आप लोग बताइएगा। तो ये हमारा शक्ति संरचना से संबंध है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है उत्तर। प्रभावी जाति वह जाति है जिसके पास समाज में अधिक शक्ति भूमि और प्रभाव होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो और टेलीविज़न के उदाहरण है। तो रेडियो और टेलीविज़न के जो उदाहरण है वो जनसंचार माध्यम है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। यहाँ पे इसका उत्तर है, रेडियो और टेलीविज़न बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुंचाने के जनसंचार माध्यम हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज का केंद्रीय विषय क्या है। तो ऑप्शन बी रहेगा, बी केंद्रीकरण है। यहाँ पे उत्तर देखिए, पंचायती राज्य में सत्ता और प्रशासनिक अधिकारों का स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण किया जाता है। अब यहाँ तक 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के। ठीक है, सबके आंसर आप लोगों को मिल चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से वीडियो देखे होंगे और क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी सही से किए होंगे। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और 11 नंबर देखिए, ग्रामीण समुदाय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपको उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर जो है इसका ग्रामीण समुदाय। ठीक है, इसको हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ग्रामीण समुदाय गांव में रहने वाले लोगों का एक समूह है जो मुख्यतः कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर करता है। इसके सदस्यों के बीच घनिष्ठ सामाजिक संबंध, सहयोग, सामुदायिक भावना तथा परंपराओं का विशेष महत्व होता है। ग्रामीण समुदाय भारतीय समाज की आधारभूत इकाई माना जाता है। ठीक है, ये इतना इसका क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा। आप लोग इतना ज़रूर लिखिएगा। आप ग्रामीण समुदाय की परिभाषा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाजवाद क्या है। तो समाजवाद जो है क्या है, इसको आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो है वो है समाजवाद, या हेडिंग डालेंगे, समाजवाद वह नीति है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली राष्ट्र अन्य देशों या क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य निर्धारण स्थापित करता है। इसका उद्देश्य अपने प्रभाव, संसाधनों तथा व्यापार हितों का विस्तार करना होता है। इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्यवाद इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, ये जो है वो हमारा समाजवाद के बारे में बताया गया है। और ये हमारा जो है 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आप लोग अच्छे से समाजवाद समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है 13 नंबर, जातिवादी क्या है। ठीक है, जातिवादी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो है वो उत्तर जो है वो जातिवादी का पहला नंबर तो हेडिंग बनाएंगे, उसके अंतर्गत इसको लिखेंगे, जातिवाद या जातीयता एक ही जाति के लोगों की वह भावना है जो अपनी जाति विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना और उनका हनन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जातिवाद यही है। और उसके अंदर इस भावना के आधार पर एक ही जाति के लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अन्य जातियों के लोगों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जातिवाद उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी और इतना ही लिखना है और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम समय में देखिए बेहतर तैयारी करनी है तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सारा क्वेश्चन पूरा हल करवाए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग इसको एक सरसरी नज़र से ज़रूर देखिएगा और पढ़िएगा। जो चीज़ अच्छा लगे उसको स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हैं, बाद में इसका नोट्स भी बना सकते हैं। पेपर टाइम बहुत ज़रूरी है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक संस्था से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकसित नियमों, मान्यताओं और व्यवहारों
की संगठित व्यवस्था है। यह समाज में व्यवस्थित अनुशासन और स्थिरता बनाए रखने का कार्य करती है। परिवार, विवाह, धर्म और शिक्षा सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, ये हमारी सामाजिक संस्था। आप लोग इसका हेडिंग बना के अच्छे से इसको भी लिखिएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन तक हमारा पूरा हल हो चुका है, और वो भी इतने कम टाइम में 10 मिनट में पूरा हल हो चुका है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रभु जाति की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, प्रभु जाति की क्या लिखना है? विशेषताएं लिखना है। तो इसका उत्तर रहेगा प्रभु जाति की विशेषताएं। आप लोग इसका इतना हेडिंग डाल लेंगे। डालने के बाद पॉइंट बना के अच्छे से, ठीक है, पॉइंट बना के ब्लैक पेन से पॉइंट अच्छे से बना के, उसके बाद में उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, इसको लिखेंगे। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे भूमि एवं आर्थिक संसाधनों पर अधिकार होता है। और तीसरे पॉइंट पे लिखेंगे राजनीतिक प्रभाव और नेतृत्व की क्षमता होती है। चौथे पॉइंट पे लिखेंगे जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखेंगे स्थानीय निर्णयों एवं सामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। और छठवां पॉइंट जो है वो हमारा है समाज में प्रभुत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, ये आप लोग 6 पॉइंट बना के अच्छे से, और बीच में एक भी गैप मत दीजिएगा। अच्छे से आप इसको लिखिएगा सुंदर सुंदर राइटिंग में, नीली पेन से इसको लिखिएगा। ठीक है, हेडिंग जो हमारी काली पेन से रहेगी, और ये जो पॉइंट है वो भी हमारा काली पेन से रहेगा। अगर राइटिंग अच्छी रहेगी तो नंबर भी अच्छा मिलेगा। सोलह नंबर क्वेश्चन देखेंगे जनजातीय समुदाय क्या है? तो आप लोग उत्तर में हेडिंग डालेंगे जनजातीय समुदाय। तो जनजातीय समुदाय ऐसे लोगों का समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है तथा समान भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करता है। इनका जीवन प्रकृति के निकट होता है। क्या होता है? इनका जीवन प्रकृति के निकट होता है तथा इनमें आपसी सहयोग, एकता और सामुदायिक भावना पाई जाती है। ये हमारे जनजातीय समुदाय के अंतर्गत था। इसमें मुख्य शब्द जो है वो क्या है? समान संस्कृति, निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, प्रकृति से जुड़ाव। ठीक है, ये जो है ये हमारे क्या है? मुख्य शब्द। अगर आप इस तरह आप लिखेंगे तो कुछ अलग लगेगा और अच्छा लगेगा लिखने में। तो आप लोग जन समुदाय के बारे में समझ गए होंगे अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो जो देख रहे हैं एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन हमारी वीडियो देख रहा है और वीडियो कैसी लगी। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखेंगे सहभागी अवलोकन को परिभाषित करें। ठीक है, सहभागी अवलोकन को क्या करना है? परिभाषित करना है। तो उत्तर रहेगा सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन डालकर आप लोग इसको हेडिंग बनाएंगे। उसके अंदर इसका उत्तर रहेगा सहभागी अवलोकन सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें शोधकर्ता किस समूह, समुदाय अथवा संस्था की गतिविधियों में स्वयं सहभागी बनकर उनके व्यवहार, विचार एवं कार्यों का प्रत्यक्ष अध्ययन करता है। इस विधि से वास्तविक, सटीक तथा विश्वसनीय तथ्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहाँ से सहभागियों का इतना आंसर था सहभागी अवलोकन का। इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार लीजिएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में ग्रामीण नगरीय विभेद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा ग्रामीण नगरीय विभेद। ठीक है, इसका हेडिंग इतना डालेंगे, उसके अंदर इसके अंतर्गत लिखेंगे
नीली पेन से यहाँ से लिखेंगे ग्रामीण विभेद से तात्पर्य ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की जीवन शैली, व्यवसाय, शिक्षा, संस्कृति, जनसंख्या, सुविधाओं तथा सामाजिक संरचनाओं में पाए जाने वाले अंतर से है। ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः कृषि पर आधारित होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र उद्योग, व्यापार एवं सेवाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये ग्रामीण नगरीय विभेद के आंसर हैं। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव। ठीक है, इसका हेडिंग डालेंगे अच्छे से और इसके अंतर्गत लिखेंगे उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए। ठीक है, उपनिवेश के कारण भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए। और फिर यहाँ पे पॉइंट बना के लिखेंगे। पहले पॉइंट में लिखेंगे आधुनिक शिक्षा, रेल, डाक एवं संचार के साधनों का विकास हुआ। दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे भारतीय कुटीर एवं पारंपरिक उद्योगों की हानि पहुंची तथा आर्थिक शोषण बढ़ा। तीसरा पॉइंट है सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट लिखना था। अच्छे से पॉइंट बना के नीली पेन से इसको लिखिएगा, पॉइंट काली पेन से। बीस नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार का क्या अर्थ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आप डालिएगा अंतरराष्ट्रीय बाजार, उसके अंतर्गत लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय बाजार वह बाजार है जहाँ विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से देश अपनी वस्तुओं का निर्यात तथा आवश्यक वस्तुओं का आयात करता है। यह विश्व व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, आर्थिक विकास को क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत इतना रहेगा। आप लोग अच्छी राइटिंग में इसको लिखिएगा। ठीक है, और इतना बड़ा हमारा आंसर है 20 नंबर क्वेश्चन। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे जो वो है हमारा वो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा 21 नंबर से स्टार्ट है और ये जो हमारा 6 अंक का होता है। ठीक है, 6 अंक काफ़ी बड़ा नंबर होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे भारत क्वेश्चन जो है वो भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता पर क्या प्रकाश डाले, सॉरी, भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर है
भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वतंत्रता के समय भूमि का वितरण असमान था तथा जमींदारी प्रथा के कारण किसानों का शोषण होता था। इसलिए भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि का न्यायपूर्ण वितरण, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। और इसके आगे लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट बना के, भूमि सुधार की आवश्यकता के प्रमुख कारण, जो इसमें दूसरा मतलब इसके अंतर्गत जो प्रकार डाले गए हैं उसके अंतर्गत आप ये भी हेडिंग बना के लिखिएगा, भूमि सुधार की आवश्यकता के प्रमुख कारण। तो नंबर 1 रहेगा जमींदारी एवं मध्यस्थ प्रथा को समाप्त करना। दूसरा है भूमिहीन किसानों की भूमि उपलब्ध कराना। और तीसरा है कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। चौथा नंबर पॉइंट हमारा जो है किसानों के शोषण को रोकना। ठीक है, क्या करना है, किसानों के शोषण को रोकना। पांचवा पॉइंट जो है सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना। और छठवां पॉइंट है ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। सातवां पॉइंट जो है भूमि का उचित एवं वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करना। ठीक है, 7 पॉइंट आप बना के अच्छे से 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट अच्छे से बना के इसके अंतर्गत इतना लिखिएगा। और फिर इसका जो निष्कर्ष है अंत में हेडिंग बना के इसको लिखिएगा, भूमि सुधार भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की आधारशिला है। इससे सामाजिक न्याय, कृषि विकास तथा किसानों के जीवन स्तर में सुधार संभव हुआ है। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है 21 नंबर क्वेश्चन का। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिव्यांग जन के लिए सरकारी कल्याण कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। ठीक है, दिव्यांग जन के लिए सरकारी कल्याण कार्यक्रमों की क्या करनी है, विवेचना कीजिए। तो ये पे हमारा 6 नंबर ही इस पर मिलेगा, आप लोगों को 6 अंक मिलेंगे। तो इसका उत्तर है दिव्यांगजनों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, आत्मनिर्भरता एवं सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। ठीक है, आप लोग ये आंसर देख लीजिएगा। उसके अंतर्गत आगे है जो है वो प्रमुख सरकारी कल्याण कार्यक्रम। ठीक है, प्रमुख सरकारी कल्याण कार्यक्रम। तो नंबर फर्स्ट पे जो है वो है हमारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, इसको हेडिंग अच्छे से डाल लीजिएगा। इसके अंतर्गत लिखिएगा, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा एवं समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ये जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 है ये समान अवसर प्रदान करता है। आप लोग अंतर्गत इतना लिखिएगा। सेकंड जो है सुगम भारत अभियान। सुगम भारत अभियान ये हमारी हेडिंग रहेगी। इसके अंतर्गत रहेगा सार्वजनिक भावनाओं, परिवहन एवं सूचना प्रणाली को दिव्यांगजन के लिए सुलभ बनाना। और थर्ड जो है ADIP योजना। ठीक है, ADIP योजना। आप इसके अंतर्गत लिखेंगे दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर आदि सहायक उपकरण उपलब्ध कराना। ठीक है, और चौथा जो है वो हमारा है फोर्थ नंबर में दिव्यांग पेंशन योजना। ठीक है, ये हमारा दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत जो लिखना है वो लिखना है आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों की वित्तीय सहायता
प्रदान करना, ठीक है। और पांचवा देखेंगे, पांचवा जो है वो है हमारा शिक्षा एवं छात्रवृत्ति योजना। शिक्षा एवं छात्रवृत्ति योजना, तो ये है दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा विशेष शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कराना, ठीक है। और छठा पॉइंट देखेंगे, कौशल विकास एवं रोजगार योजना। तो ये हमारा हेडिंग रहेगा, इसके अंतर्गत रहेगा दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग आशा करते हैं यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन समझ लिए होंगे। तो चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महिलाओं पर दहेज प्रथा के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा, दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक कुरीति है। विवाह के समय वधु से वर पक्ष को धन, वस्तु या संपत्ति देने की प्रथा को दहेज कहते हैं। इसका महिलाओं के जीवन पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे, महिलाओं पर दहेज प्रथा के प्रभाव। तो पहला जो रहेगा, पहला एक नंबर हेडिंग डाल के उसमें लिखेंगे मानसिक उत्पीड़न। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं को मानसिक तनाव और अपमान सहना पड़ता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर रहेगा घरेलू हिंसा। दहेज के कारण महिलाओं के साथ मारपीट और अत्याचार की घटनाएं बढ़ती हैं, ठीक है। ये घरेलू हिंसा हो जाता है, हिंसा हो जाता है। और तीसरा देखिए, आर्थिक बोझ। दहेज की व्यवस्था से कन्या के परिवार पर भारी आर्थिक दबाव पड़ता है, ठीक है। जैसे बहुत लोग प्रताड़ित करते रहते हैं परिवार को कि आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर है स्त्री भ्रूण हत्या। दहेज के भय से कुछ लोग कन्या जन्म को बोझ समझते हैं, ठीक है। बहुत से लोग रहते हैं जो कन्या को जन्म नहीं देते हैं। पांचवा नंबर देखिए, शिक्षा एवं विकास में बाधा। कई परिवार दहेज के लिए धन बचाने के कारण बेटियों की शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सारा धन तो दहेज में ही लगा देंगे, तो शिक्षा पे क्या ध्यान देंगे। छठवां नंबर देखिए, छठवां नंबर है आत्महत्या एवं दहेज मृत्यु। अत्यधिक उत्पीड़न के कारण कुछ महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं और दहेज हत्या का शिकार हो जाती हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौबीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जनसंख्या की समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, जनसंख्या किसी देश की महत्वपूर्ण संपत्ति होती है, परंतु जब जनसंख्या वृद्धि उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है तो यह एक गंभीर समस्या बन जाती है। भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है अपने भारत में, तो जनसंख्या वाले देशों में ये एक है। तो यहाँ पे हेडिंग देखिए, जनसंख्या की प्रमुख समस्याएं। तो सबसे बड़ी प्रमुख समस्याएं क्या है? बेरोजगारी, ठीक है। सबसे बड़ी प्रमुख समस्या बेरोजगारी ही है। तो देखिए नंबर एक देखिए, बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से रोजगार के अवसर कम पड़ जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे? रोजगार कम हो जाएंगे, क्योंकि करने वाले ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो रोजगार अपने आप कम हो जाएगा।
दूसरा नंबर है गरीबी और भुखमरी। अधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव पड़ता है। ठीक है, जैसे अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो क्या होगा, कोई चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ना तो इंसान खाना अच्छे से पूर्ति कर पाएगा, ना तो कपड़े, ना तो रहने की सुविधा, ना तो पानी, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं कर सकता। अधिक जनसंख्या में यही दिक्कत होती है। तीसरा नंबर देखिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, सभी लोगों तक गुणवत्तापूर्ण सुविधा पहुंचाना कठिन हो जाता है। ठीक है, और फिर चौथा है आवास की समस्या। ठीक है, रहने में भी दिक्कत होती है, शहरों में झुग्गी झोपड़ियाँ और भीड़ भाड़ में वृद्धि होती है। ठीक है, बहुत से लोग रहते हैं जिनका घर नहीं रहता, वो शहर में झुग्गी बना लेंगे अच्छे से, कहीं सड़क किनारे लेटे रहेंगे, कहीं मंदिर के पास लेटे रहेंगे, ऐसे ऐसे अपना जीवन यापन करते रहते हैं। 5 नंबर देखिए, पर्यावरण प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि में जल, वायु और भूमि प्रदूषण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जितने लोग रहेंगे उतनी गंदगी होगी, उतना खा पी के फेंकेंगे। 6वां नंबर देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का क्या करेंगे, दोहन करेंगे। जैसे जल, वन और भूमि जैसे संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा लोग रहेंगे तो जल की मांग तो नंबर 1 पे रहेगी। वन की कटाई करेंगे, अपने लिए भूमि बनाएंगे अच्छे से खेती करने योग्य, तो क्या होगा, पेड़ तो कटते जा रहे हैं, भूमि बनेगी, खेती होगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में क्या है, मीडिया किस प्रकार समाज को आकार प्रदान करता है। तो आप लोग मीडिया को जानते ही हैं, वो हमारे भारत देश का चौथा स्तंभ है। ठीक है, मीडिया जो है, तो इसका उत्तर रहेगा, मीडिया समाज का दर्पण माना जाता है। यह समाचार, सूचना, विचार और ज्ञान का प्रसार करके लोगों की सोच, व्यवहार तथा सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत लिखेंगे, यहाँ पे अच्छे से इसको हेडिंग बना लेंगे, मीडिया द्वारा समाज को आकार प्रदान करने की तरीके। ठीक है, इतना आप लोग अच्छे से हेडिंग बनाएंगे। फिर हेडिंग के अंतर्गत फर्स्ट डालेंगे सूचना का प्रसार। ठीक है, ये भी हेडिंग के अंतर्गत रहेगा। तो मीडिया लोगों को देश दुनिया की घटनाओं का अवगत कराते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि सूचना के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है, मीडिया जल्दी वहाँ पहुँचती है, क्योंकि उनको सूचना बहुत तगड़ी मिलती है। तो आप लोगों को दुनिया की, देश की खबर वही अच्छे से सुनाते हैं। तो आगे देखिए, सेकंड है जनमत का निर्माण। विभिन्न मुद्दों पर लोगों की राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसे कोई मुद्दा उठ रहा है तो उसमें अपना अच्छे से योगदान करते हैं कि नहीं, ये नहीं सही है, ये सही है, तो वहाँ पे भी सरकार को मुड़ना पड़ता है। ये सिर्फ संभव मीडिया के द्वारा होता ही है। तीसरा देखेंगे, शिक्षा एवं जागरूकता। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाता है। ठीक है, शिक्षा एवं जागरूकता क्या है, जागरूकता के अंतर्गत लिखेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाता है। ठीक है, इसकी भूमिका भी होती है, स्वास्थ्य के लिए कहाँ कौन सा रोगी दवा नहीं अच्छे से पा रहा है, शिक्षा कहाँ नहीं पाया जा रहा है, पर्यावरण कहाँ गंदा है, और समाज में क्या समस्याएं हैं, ये इसके प्रति जागरूकता फैलाता है और बताता है इंसानों को। ठीक है, दिखा दिखा के इसी माध्यम से इंसान को दिखाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है।
तो चौथा नंबर देखिए, सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत रहेगा कुरीतियों, भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों के विरोध जन चेतना उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग रहते हैं, नीच जात कहते हैं, पिछड़ी जात कहते हैं, सामान्य जात कहते हैं, यहाँ लोग बहुत भेदभाव करते हैं। ठीक है, बहुत क्रूर नज़र से देखते हैं। तो वहाँ सब क्या हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, उसके बारे में भी ये लोग अच्छे से दिखाते हैं। और पांचवा नंबर देखिए, संस्कृति का प्रसार। ठीक है, ये विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और मूल्यों को समाज तक पहुंचाता है। ठीक है, कहाँ पूजा हो रहा है, कहाँ पे मंदिर बन रहा है, कहाँ पे मस्जिद बन रहा है, कहाँ पे नमाज पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये सब विभिन्न संस्कृतियों को ये लोग अच्छे से दिखाते हैं। कौन सा त्यौहार आने वाला है, कौन सा पर्व आने वाला है, किस राज्य में किस तरीके मनाया जाता है, ये सब पूरा दिखाते हैं अच्छे से। पांचवे के बाद छठवां देखिएगा, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि ये चौथा स्तंभ है अपने भारत का। मीडिया जो होती है वो चौथा स्तंभ होता है। ठीक है, जब सब हार जाते हैं तो मीडिया एक साथ होता है। तो यहाँ पर देखिए, सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है तथा शासन को जवाबदेही सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये लोग पीछे लग जाते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए 25 नंबर तक। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र और राजनीतिक दल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर जो है वो है लोकतंत्र डालिएगा। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता सर्वोच्च होती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा राजनीतिक दल। ठीक है, पॉइंट बना के राजनीतिक दल लिखिएगा, इसके अंतर्गत पॉइंट बनाइएगा। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा जो हमारा है, राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों को संगठित समूह होता है। ठीक है, क्या होता है, समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है जो संगठित होता है। और दूसरे पॉइंट में लिखिएगा, ये चुनाव में भाग लेकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। जो नेता अच्छा रहेगा वही तो अच्छा भाग लेगा। तीसरा नंबर देखिए, राजनीतिक दल सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा क्या है, राजनीतिक दल सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा पॉइंट है, ये जनता और सरकार के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। पांचवा पॉइंट है, राजनीतिक दल जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। और छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट जो है हमारा है, विपक्षी दल सरकार की नीतियों की समीक्षा कर लोकतंत्र की मजबूत बनाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। उनकी समीक्षा करके क्या करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। सातवां पॉइंट देखेंगे, राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है। क्या है, राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र की रीढ़ है। ठीक है, इनके माध्यम से जनता शासन में भागीदारी करती है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ और प्रभावी बनाती है। ठीक है, तांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ और प्रभावी बनाती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं।
आगे जो है हमारा यहाँ 26 नंबर तक ही हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे जो हमारा वो है हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। ये 8 नंबर का होता है। ठीक है, क्या होता है, 8 नंबर का होता है। ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 27 नंबर, सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं, किसी समाज में इसके महत्व की चर्चा करें। ठीक है, तो उत्तर रहेगा सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियां प्रायः राज्य के विरुद्ध होती हैं। कैसी होती हैं, राज्य के विरुद्ध होती हैं। ठीक है, सामाजिक आंदोलन से यही आशा है। ठीक है, यहाँ सामाजिक आंदोलन हेडिंग डाल के इतना आप लिखिएगा। फिर ये समाज में इसके महत्व। ठीक है, अगला हेडिंग ये बनाइएगा। तो नंबर 1 रहेगा सामाजिक परिवर्तन का साधन। यह समाज में व्याप्त बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने में सहायता करता है। और दूसरा हेडिंग रहेगा अधिकारों की रक्षा। ठीक है, सामाजिक आंदोलन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाता है तथा अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। और तीसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना। यह जाति, लिंग, धर्म तथा आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, सामाजिक न्याय की स्थापना में आप लिखेंगे यह जाति, लिंग, धर्म तथा आर्थिक असमानताओं को कम करने में प्रयास करता है। चौथा देखेंगे, चौथा जन जागरूकता बढ़ाना। इसके अंतर्गत है विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण आदि के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करता है। ठीक है, आदि के प्रति क्या करता है, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करता है। पांचवा देखेंगे लोकतंत्र को मजबूत बनाना। सामाजिक आंदोलन जनता को अपनी बात रखने और शासन को उत्तरदायी बनाने का अवसर प्रदान करता है। और 6वें में रहेगा सामूहिक एकता का विकास। यह लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित करता है और सामाजिक एकता को बढ़ाता है। ठीक है, इसके उदाहरण रहेगा जैसे कि चिपको आंदोलन, महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण आदि। ठीक है, ये 27 नंबर क्वेश्चन का इतना हमारा आंसर है। अब इसमें अथवा करके भी आता है, या तो आप ये आंसर देंगे या तो ये वाला देंगे। अथवा जो आपको समझ में आएगा वही आंसर दीजिएगा, क्योंकि जिसमें सटीक जानकारी रहेगी वही लिखिएगा। अथवा में रहेगा जनजातीय आंदोलन पर एक निबंध लिखें। क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। तो उत्तर रहेगा जनजातीय आंदोलन। ये हेडिंग रहेगी हमारी। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे जनजातीय आंदोलन भारत के आदिवासी समुदायों द्वारा अपने अधिकारों, संस्कृति, भूमि तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए चलाए गए संघर्ष हैं। इन आंदोलनों का उद्देश्य शोषण, अन्याय और भेदभाव का विरोध करना था। आगे लिखेंगे भारत में जनजाति समुदाय लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का सामना करते रहे हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान जंगलों और भूमि पर सरकारी नियंत्रण बढ़ने से आदिवासियों का जीवन प्रभावित हुआ। इसके विरोध में अनेक जनजाति आंदोलन हुए। ठीक है, अनेक जनजाति आंदोलन हुए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से आंसर। आगे लिखिएगा
प्रमुख जनजातीय आंदोलन में संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा आंदोलन, उलगुना तथा भील आंदोलन उल्लेखनीय है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन ने आदिवासियों में जागरूकता और अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे महत्व, हेडिंग डालेंगे क्या, महत्व। महत्व में नंबर 1 डालेंगे, आदिवासियों में अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। दूसरा है शोषण और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को बल दिया। और तीसरा है जनजाति संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण हुआ। ठीक है, तीसरे में क्या है, जनजाति संस्कृति और परंपराओं को संरक्षण हुआ। चौथा देखेंगे, सरकार को जनजाति कल्याण संबंधी नीतियां बनाने की प्रेरणा मिली। ठीक है, अब आगे इसके लिखेंगे, अतः जनजातीय आंदोलन भारतीय समाज के महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलनों में से हैं। इन्होंने आदिवासी समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया तथा सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। यहाँ हमारा 27 नंबर क्वेश्चन जो है उसका अथवा पूरा कंप्लीट हुआ। अब 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर में भारत में हुए निबंध लिखे। भारत में हुए निबंध लिखे, मतलब भारत में हुए, यहाँ पे होना चाहिए आंदोलन वाला शायद। भारत में हुए पर निबंध लिखे, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर रहेगा दलित आंदोलन। भारतीय समाज में सदियों से जाति व्यवस्था प्रचलित रही है। इस व्यवस्था में दलित वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। दलितों को समान अधिकार दिलाने, सामाजिक न्याय स्थापना करने तथा उनके उत्थान के लिए जो संघर्ष और प्रयास किए गए, उन्हें दलित आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, दलित आंदोलन कहा जाता है। अब आगे है दलित आंदोलन का विकास। ठीक है, इतना हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे, दलित आंदोलनों का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ हुआ। तो यहाँ पे साथ हुआ। इस आंदोलन में अनेक समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और यहाँ पे है जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है ज्योतिबा राव फूले का योगदान। ज्योतिबा राव फूले ने दलितों और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। उन्होंने दलितों को शिक्षा, संगठन और संघर्ष का संदेश दिया। उनके नेतृत्व में कई आंदोलन हुए जो निम्न हैं। पॉइंट रहेगा महाड़ सत्याग्रह 1927। दूसरा पॉइंट रहेगा काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन। तीसरा पॉइंट रहेगा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग। और चौथा पॉइंट रहेगा सामाजिक समानता के लिए संघर्ष। तीसरा नंबर है अस्पृश्यता का अंत। स्वतंत्र भारत के संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया तथा दलितों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में आरक्षण प्रदान किया गया। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। चौथा दलित पैंथर्स आंदोलन। चौथा दलित पैंथर्स आंदोलन। 1970 के दशक में दलित पैंथर्स संगठन का गठन हुआ। इस संगठन ने दलितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया तथा सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई।
हेडिंग डालेंगे दलित आंदोलनों की उपलब्धियां। नंबर 1 रहेगा अस्पृश्यता की प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त किया गया। दूसरा, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था हुई। तीसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई। चौथा, दलितों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। पांचवा, समानता और सामाजिक न्याय की भावना को बल मिला। फिर लिखेंगे आगे, दलित आंदोलन भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। इस आंदोलन में दलित वर्ग को आत्मसम्मान, अधिकार और अवसर प्रदान किए। आज भी समाज में पूर्ण सामान्यता स्थापित करने के लिए आंदोलन की भावना प्रासंगिक बनी हुई है। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 28 नंबर। अब इसका अथवा करेंगे, जो कि अदर क्वेश्चन होता है। अट्ठाईस नंबर का अथवा क्वेश्चन है, जो कि आप लोग नहीं कर पाते वाला क्वेश्चन, तो इसको करना पड़ता है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन पर एक निबंध लिखिए। उत्तर है, सामाजिक परिवर्तन से आशा समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों, मान्यताओं, रीति रिवाजों तथा जीवन शैली में समय के साथ होने वाले बदलाव से है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी इसे अछूता नहीं रहता। भारत में सामाजिक परिवर्तन को प्रक्रिया प्राचीन काल से चलती आ रही है, किंतु आधुनिक युग में इसकी गति अधिक तेज हुई है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अगला हेडिंग बना के लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारण। नंबर 1 रहेगा शिक्षा का प्रसार। शिक्षा ने लोगों में जागरूकता बढ़ाई तथा अंधविश्वासों और रूढ़ियों को कम किया। दूसरा है औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। इसके अंतर्गत रहेगा उद्योगों के विकास और शहरों के विस्तार से लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन आया। तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंटरनेट, मोबाइल और संचार के आधुनिक साधनों के समाज को नई दिशा दी। चौथा, लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकार। संविधान द्वारा सामान्यता, स्वतंत्रता और न्याय के अधिकारों ने सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया। फिर हेडिंग डालेंगे भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्वरूप। पॉइंट बना के लिखेंगे, जातीय व्यवस्था की कठोरता में कमी आई है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी बढ़ी है। तीसरा पॉइंट रहेगा बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत जैसी कृतियों में कमी आई है। और चौथा, संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा है। और पांचवा है सामाजिक समानता और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। फिर हेडिंग डालेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव। तो सामाजिक परिवर्तन के कारण समाज अधिक आधुनिक, जागरूक और प्रगतिशील बना है। महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं, जिससे पारिवारिक विघटन, सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास तथा बढ़ता व्यक्तिवाद। ठीक है, यहाँ तक अथवा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में हरित क्रांति के महत्व की विवेचना करें। तो इसका उत्तर रहेगा, हरित क्रांति में भारत में 1960 के दशक में प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करके देश को खनन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। इसके अंतर्गत उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तथा आधुनिक सिंचाई तकनीकों का प्रयोग किया गया।
हेडिंग डालेंगे हरित क्रांति का महत्व। 1 नंबर पे है खाद्य के क्षेत्र उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। दूसरा है भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना तथा आयात पर निर्भरता कम हुई। तीसरा है किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ। चौथा नंबर है कृषि में आधुनिक तकनीकों और मशीनों का उपयोग बढ़ा। पांचवा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। छठवां उर्वरक कृषि यंत्र तथा सिंचाई उपकरण उद्योगों का विकास हुआ। सातवां देश के अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली तथा कृषि विकास को गति मिली। आठवां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई और अकाल तथा भूखमरी की समस्याओं में कमी आई। फिर आगे लिखेंगे इसके अंतर्गत हरित क्रांति भारतीय कृषि के विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुई। इसने न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाया बल्कि भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिक विकास और ग्रामीण समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया। ठीक है, 29 नंबर का यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसका अथवा देखेंगे। अथवा देखिए पंचायती राज के महत्व पर एक निबंध लिखें। ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन जो है पंचायती राज के महत्व पर एक निबंध लिखें। उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही मौजूद रही है, जहाँ पहले पंचायतें जाति पंचायतों और पंच परमेश्वर की अनौपचारिक प्रक्रिया व सोच पर आधारित थी। वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे सुव्यवस्थित एवं कानून आधार दिया गया। भारतीय संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतवर्ष के सभी राज्यों में पंचायतों के संबंध में समरूप व्यवस्था लागू की गई। अब यहाँ से देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। तो पॉइंट बना के लिखिएगा। एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना। फर्स्ट में, सेकंड में ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना। थर्ड है प्रत्येक 5 साल में पंचायतों का नियमित चुनाव। और फोर्थ है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अनेक जनसंख्या के अनुरूप में सीटों का आरक्षण। और पांचवा है महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। छठवां है राज्य चुनाव आयोग का गठन। अगला हेडिंग रहेगा पंचायतों की संरचना। फर्स्ट पे है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया, जो अधोलिखित हैं यथा। जैसे हैं बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 को, अशोक मेहता समिति 1977 को, और डॉक्टर LM सिंघवेनी समिति 1986, PK सुंथल समिति 1988। सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायतों की शक्तियाँ राज्य विधानमंडल द्वारा प्राप्त होता है। पंचायतों की शक्तियाँ हैं। फर्स्ट, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। सेकंड, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के स्कीमों को कार्यान्वित करना। थर्ड है 11वीं अनुसूची से संबंधित विषय आदि।